एक सवाल करूं आपसे। देखिए, ये जो आपके पास शेयर्स हैं, मसलन मान लीजिए आपके पास आईटीसी है, आपके पास पीएनबी है, आपके पास वोडाफोन आइडिया है, आपके पास यस बैंक है। ये जो तमाम शेयर्स आपने पोर्टफोलियो में लिए हुए हैं, इन शेयर्स के मार्केट कैप कितना चल रहे हैं, क्या कुछ आइडिया है आपको? यानी कि पीएनबी का मार्केट कैप फिलहाल कितना है, या रिलायंस का मार्केट कैप फिलहाल कितना चल रहा है, कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा है? देखिए, जो मार्केट कैप होता है यह बहुत ही जरूरी मेट्रिक है। लोग आमतौर पर पीई यानी कि प्राइस अपॉन अर्निंग पर आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं, लेकिन पीई से ज्यादा जरूरी और ज्यादा महत्वपूर्ण है मार्केट कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको स्टॉक के बारे में बहुत कुछ बताता है और इसे जाने समझे बिना आपको कभी भी किसी शेयर में निवेश नहीं करना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट कैप से हमें क्या पता लगता है और क्यों मार्केट कैप को ठीक से जांचना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मार्केट कैप असल में होता क्या है। इसकी चर्चा तो हम दिन रात सुनते हैं, लेकिन असल में ये मार्केट कैप क्या है और क्या बता रहा है। देखिए, मार्केट कैप एक नोशनल कॉन्सेप्ट है। मार्केट कैप है कि मान लीजिए आपको रिलायंस का प्रत्येक शेयर, हर एक शेयर, यानी कि जो मुकेश अंबानी जी के शेयर हैं वो भी, यानी कि जो संस्थाओं के पास रिलायंस के शेयर्स हैं वो भी, और जो जनसाधारण में बटे हुए हैं वो भी, तमाम शेयर्स मान लीजिए आपको रिलायंस के खरीदने पड़े और वो भी मौजूदा भाव पर, तो कितने पैसे लगेंगे, इस आंकड़े को मार्केट कैप कहते हैं। यानी कि इस पूरी कंपनी के समस्त समूचे शेयर्स अगर आपको बाजार भाव पर खरीदने पड़ जाएं तो कितने पैसे लगेंगे, इसको कहते हैं मार्केट कैप। तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, ये केवल शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं है, आप चाहे जिस चीज का मार्केट कैप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, एक अंदाजे के हिसाब से अगर मान लीजिए आपको पूरे विश्व में जितना भी गोल्ड है, सोना है, अगर उसका मार्केट कैप निकालना हो, यानी कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसका मूल्यांकन करना हो, तो एक अंदाजे के हिसाब से वो लगभग $9 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। यानी कि अगर आपने तय किया कि मैं पूरे संसार का सारा सोना खरीदना चाहता हूं, उसका स्वामी बनना चाहता हूं, तो आपको $9 ट्रिलियन खर्च करने पड़ेंगे। अब इसमें जीरो इतने हैं कि आपको गणना करने में ही काफी वक्त लग जाएगा। $9 ट्रिलियन होते हैं 9 लाख करोड़ डॉलर। यह रकम आपको चाहिए पूरे संसार का सारा सोना खरीदने के लिए। और यह केवल सोने तक ही सीमित नहीं है। मिसाल के तौर पर जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, मान लीजिए उसमें 100 फ्लैट हैं और हर फ्लैट की कीमत 50 लाख रुपए है, तो जो पूरी बिल्डिंग है उसका मार्केट कैप हो गया 50 करोड़ रुपए। यानी कि 50 लाख इंटू 100, यानी कि 50 करोड़ रुपए में आपकी पूरी बिल्डिंग मौजूदा बाजार भाव पर खरीदी जा सकती है। देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये एक नोशनल कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक हवाई किला है। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए आपकी पूरी बिल्डिंग बिकाऊ हो जाए, यानी कि पूरी सोसाइटी के 100 के 100 मकान बिक्री के लिए आ जाएं, तो वो फिर 50 लाख में नहीं बिकेंगे, वो बहुत नीचे के भाव पर बिकेंगे। क्योंकि जब 100 मकान एक साथ बिक रहे होंगे तो शायद उनका ग्राहक उतनी आसानी से नहीं मिलेगा। और उसी तरह से अगर मान लीजिए आप पूरे विश्व का सारा सोना खरीदने पर आमादा हो जाएं और सोने का भंडारण शुरू कर दें, तो सोने की कीमतें इस तेजी से बढ़ने लगेंगी कि आप मौजूदा बाजार भाव पर दुनिया का सारा सोना जमा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, जो मार्केट कैप है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, न केवल छोटे निवेशकों के लिए बल्कि जो बड़ी संस्थाएं हैं उनके लिए भी मार्केट कैप का बहुत महत्व है। और देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, यानी कि जो बड़ी संस्थाएं हैं, इनका तो पूरा कारोबार ही एक नोशनल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। और ये कॉन्सेप्ट होता है NAV का, यानी कि नेट एसेट वैल्यू का,
जो कि अपने आप में एक हवाई किला है। तो देखिए, ये जो नेट एसेट वैल्यू है ये जुड़ी होती है शेयर की कीमतों के साथ और अलग अलग कंपनियों के मार्केट कैप के साथ। तो अगर देखिए, जिन कंपनियों में फंड ने निवेश किया हुआ है उन कंपनियों का मार्केट कैप बढ़ता है तो एनएवी भी बढ़ता है, और एनएवी बढ़ता है तो फंड मैनेजर की जय जयकार होती है और उसी फंड में और पैसा आता है। तो देखिए, इसको इस तरह से समझिए। देखिए, बात इतनी सी है कि कटपीस के दाम पर पूरे थान का मूल्य निकाला जाता है। कटपीस बिकते हैं, थान कभी भी नहीं बिकता, लेकिन पूरे थान का दाम 1, 2, 4 कटपीस जो बिकते हैं उससे तय हो जाता है। तो किसी भी एक साधारण दिन आप देखते हैं कि किसी भी कंपनी के पूरे शेयर्स का 1%, आधा प्रतिशत ही केवल शेयर बाजार में ट्रेड होता है, लेकिन उस पूरी कंपनी का मार्केट कैप उस छोटे से कारोबार पर आधारित होता है। और यही कारण है कि मैं कहता हूं कि मार्केट कैप एक बड़ा हवाई किला है। देखिए, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि वही कंपनियां बड़ी तेजी दिखाती हैं, उन्हीं का मार्केट कैप बढ़ता है जिनमें संस्थाओं का बड़ा निवेश होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक हाल ही का उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। अब देखिए, एक शेयर है एसएल प्रोपैक। ये देखिए, सामने आपके चार्ट है। एसएल प्रोपैक जून 2020 में इसमें म्यूचुअल फंड का निवेश मात्र 1% था, लेकिन सितंबर आते आते यह म्यूचुअल फंड का निवेश बढ़कर के 11% हो गया। यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड्स का बड़ा निवेश स्टॉक में हुआ है, इसकी वजह से आप देखिए किस तरह की बड़ी तेजी शेयर में देखने को मिली। तो देखिए, हूबहू ऐसा ही होता हुआ दिखा माइंड ट्री के चार्ट पर भी, जहां पर हमने देखा कि जून से लेकर के सितंबर के बीच में म्यूचुअल फंड्स का निवेश जो है वो 3-4% बढ़ा, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप यानी कि उसकी शेयर की कीमतें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो देखिए, इससे यह पता लगता है कि म्यूचुअल फंड्स जब शेयर में पैसा डालते हैं तभी उस स्टॉक का मार्केट कैप बढ़ता है और तभी उस स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिलती है। तो यह बात बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि भाई, हमारे इस बाजार का मार्केट कैप कितना है, यानी कि एनएससी का मार्केट कैप कितना है, इतनी जितनी कंपनियां लिस्टेड हैं इन सबका टोटल मार्केट कैप कितना है। तो लगभग देखिए $2.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप हमारे बाजारों का है। और अगर आप इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप देखते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि दुनिया में सोना जो है वो $9 ट्रिलियन का है। यूएस मार्केट का मार्केट कैप भी कोई 8.5-9 ट्रिलियन का है, और हमारे मार्केट का मार्केट कैप $2.5 ट्रिलियन का है। अब देखिए, इस पूरे बाजार में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, लगभग 2000-2500 कंपनियां एनएससी पर लिस्टेड हैं, इन सबको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ को कहते हैं लार्ज कैप, यानी कि जिन कंपनीज का मार्केट कैप काफी ज्यादा है या सबसे ज्यादा है। तो पहली 100 कंपनियां मार्केट कैप के लिहाज से जो सबसे बड़ी 100 कंपनियां हैं उनको लार्ज कैप कहते हैं, जो कि आमतौर पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पर इसमें टीसीएस, रिलायंस, एचयूएल जैसी कंपनियां लार्ज कैप की श्रेणी में आती हैं। उसके बाद है मिड कैप कंपनीज। ये वो कंपनियां हैं जो कि अगली 150 कंपनियां हैं, और ये मिड कैप कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप 7,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है, लेकिन 20,000 करोड़ से कम का है, यानी कि जो पहली 100 में नहीं है। तो मिड कैप्स के एग्जांपल्स देखें तो जैसे अब टीवीएस मोटर्स है, माइंड ट्री जिसका जिक्र अभी हम लोग कर रहे थे, एस्ट्रल पॉलीएक्स स्टॉक है मेरे अपने निजी पोर्टफोलियो में। तो ये तमाम शेयर्स हैं जो कि मिड कैप श्रेणी में आते हैं। और फिर इसके नीचे होते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप वो है, अब देखिए स्मॉल कैप की परिभाषा बदल गई है। जब मैंने शुरू किया था उस जमाने में बहुत ही छोटी कंपनीज को स्मॉल कैप कहते थे और बाकी तमाम कंपनियां मिड कैप होती थी। अब स्मॉल कैप की संख्या बहुत ज्यादा है, पूरा बाकी बचा हुआ बाजार स्मॉल कैप है। और ये जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं इनमें से कुछ कंपनियां वाकई में काफी बड़ी हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि केआरबीएल है, जैसे कि सीएट है, टीम लीज है, इस तरह की कंपनियां भी स्मॉल कैप की श्रेणी में आती है। इससे छोटी कंपनियां वैसे देखिए कोई औपचारिक श्रेणी नहीं है, लेकिन कुछ कंपनीज को माइक्रो कैप कहते हैं, यानी कि जो आप मान के चलिए कि अब 1,000 करोड़ रुपए से कम के मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं उनको आप माइक्रो कैप कह सकते हैं। और जिन कंपनीज का मार्केट कैप 100 करोड़ रुपए से भी कम है
उनको आप चाहें तो नानो कैप भी कह सकते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं और यह बहुत जरूरी है सभी इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए, आमतौर पर जिन कंपनीज का मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपए से कम होता है उसमें फंड्स की दिलचस्पी थोड़ी कम होती है। इसमें पीएमएस स्कीम्स तो निवेश करती हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स जो कि सबसे बड़े कदावर निवेशक है वो आमतौर पर इतनी छोटी कंपनीज से परहेज करते हैं। उसकी वजह यह है कि इन स्टॉक्स में एक तो लिक्विडिटी पर्याप्त नहीं होती और फिर जो फंड के साइज के मुताबिक बड़ी क्वांटिटी इन स्टॉक्स की अवेलेबल नहीं होती है। तो इसीलिए 1000 करोड़ रुपए से कम वाली कंपनियों में म्यूचुअल फंड की रुचि कम होती है। और देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि वही कंपनियां बड़ी तेजी दिखाती हैं जहां पर म्यूचुअल फंड की रुचि ज्यादा होती है। तो देखिए, मेरी एक हिदायत है, एक तरह का आप कहें कि थंब रूल है सभी नए निवेशकों के लिए कि कम से कम उन स्टॉक से आपको दूरी रखनी चाहिए जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि 1000 करोड़ से कम वाली मार्केट कैप की कंपनियां सारी बेकार हैं या खराब हैं। उनमें से कुछ कमाल की कंपनियां हैं, गजब के नगीने भी हैं जो कि 1000 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली हैं। लेकिन एक साधारण निवेशक के लिए उन कंपनीज को समझना बहुत ही मुश्किल होता है और क्योंकि उसमें फंड्स की दिलचस्पी भी कम होती है, उस तरह की तेजी उन स्टॉक्स में कभी देखने को नहीं मिलती है। तो मेरी आप लोगों को क्या सलाह है कि आम तौर पर जब कभी आप अपने लिए पोर्टफोलियो बनाएं, अपने लिए शेयर्स का चुनाव करें, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाली कंपनीज पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, एक वायदा कीजिए मुझसे कि आइंदा आप जब कभी कोई स्टॉक खरीदेंगे उसका मार्केट कैप कितना है इस बात का ध्यान रखेंगे। और जब कभी बहुत छोटी कंपनी खरीदने का मन हो, यानी कि नैनो कैप या माइक्रो कैप की कोई कंपनी खरीदने का आपका मन करे, तो 10 बार सोचेंगे और इस वीडियो को याद रखेंगे कि बहुत छोटी कंपनियां ट्रेड करना और उसमें से मुनाफा निकालना आसान काम नहीं होता है। तो देखिए, अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही उपयोगी है, और वो ये है कि देखिए, एक इंडिकेटर है मार्केट कैप पर आधारित जिसको कहा जाता है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो। इस इंडिकेटर को वॉरेन बफेट इंडिकेटर भी लोग कहते हैं, क्योंकि जो दुनिया के सबसे मशहूर निवेशक हैं वॉरेन बफेट, वो इसको खासी तरजीह देते हैं। तो देखिए, ये जो मार्केट कैप टू जीडीपी का अनुपात है, यानी कि मार्केट कैप टू जीडीपी का रेशो है, ये आपको बताता है कि पूरी अर्थव्यवस्था की तुलना में शेयर बाजार का मूल्यांकन कितना है। आमतौर पर यह जो अनुपात है, जीडीपी मतलब पूरा अर्थव्यवस्था, हमारी पूरी इकोनॉमी, सकल घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी, तो पूरी इकोनॉमी का टोटल जो साइज है वो होता है जीडीपी। तो बाजार का साइज वर्सेस इकोनॉमी का साइज, इस अनुपात को बहुत तरजीह देते हैं वॉरेन बफेट। अब उनका यह कहना है कि मतलब देखिए, अगर मान लीजिए ये मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसका मतलब यह है कि जो बाजार है वो जरूरत से ज्यादा तेज हो गया है और उसमें कमी आने की, कमजोरी आने की पूरी संभावना बन रही है। और उसी तरह से अगर ये मार्केट कैप टू जीडीपी बहुत नीचे चला जाता है तो हम देखते हैं कि वहीं से तेजी आती है। मिसाल के तौर पर जैसे अब अपने बाजार का अगर हम ये देखें तो कोविड क्राइसिस के सबसे बॉटम पर हमने देखा कि ये मार्केट कैप टू जीडीपी का रेशो लगभग 50-52 तक आ गया था और उसके बाद हमने फिर इसमें एक तेजी आते हुए देखी है। आमतौर पर 75 से ऊपर अगर ये रहता है तो इसको सामान्य माना जाता है, 75 के आसपास। 75 से ऊपर ज्यादा हो जाता है और 75 से कम नीचे। लेकिन कई बार जैसे कि 2008 के क्रैश से ठीक पहले मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो एक बार के लिए 150 भी चला गया था। तो ये मार्केट कैप टू जीडीपी आपको बताता है कि आपका पूरा बाजार कितना ज्यादा ओवरहीटेड है, क्या बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। अगर अभी की आप बात करें तो 70 के आसपास मार्केट कैप टू जीडीपी चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं दिखता है। तो जहां एक और हम कहते हैं कि भाई बाजार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ओवरहीट हो चुका है, मार्केट कैप टू जीडीपी आपको बताता है कि बाजार उतना भी महंगा नहीं है। तो ये देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर समझ करके चलेंगे तो आपकी ट्रेडिंग में वो प्रोफेशनल एज आएगी जो कि बहुत ही जरूरी होती है। तो ये बातचीत आज हमने की मार्केट कैप की, जिसके बारे में सुना तो सबने होता है लेकिन उसकी पूरी जानकारी कई बार हमें नहीं होती है। और ये छोटे छोटे नुक्ते हैं जो कि पता हो तो आपका एनालिसिस और ज्यादा बेहतर हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा
और अपने कमेंट्स, अपने सुझाव मुझ तक लगातार भेजते रहिए। धन्यवाद आप सबका। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जाने से पहले वीडियो लाइक कीजिए और देखिए, इंतजार कीजिए इस वीकेंड का, क्योंकि एक जबरदस्त घोषणा मैं करने जा रहा हूं। तो धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट वीक।